ओके, हाँ। और मैंने वैसे जो मुझे ना बहुत स्टूडेंट ने ना मुझे कॉल भी आए थे एक दो, और मैंने ग्रुप पे भी डाल दिया था कि ये आंसर है ना। और आपके आंसर सही थे उसमें, ठीक है। वो ऐप में गलती हो गई थी। वो कैसे, एक बार ऑनलाइन उसको डाल दिया ना तो उसमें चेंज करते नहीं आता, इसलिए हमने डाला नहीं, ठीक है। चलता है, आगे से उतनी गलतियां थोड़ा देखेंगे, ह्यूमन एरर है उसको कम करेंगे, राइट। चलो, ओके। तो हमारा मोस्टली का एक्सपेरिमेंट बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन होपफुली आपने उसको एंजॉय किया होगा। बहुत नई नई बातें आपने उसकी वजह से सीखी है, तो थैंक्स टू मोस्टली देते हैं। मोस्टली को थैंक्स कहते हैं और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने देखा था ना, बोहर का फॉर्मूला जो था, बोहर का फॉर्मूला, उसमें क्या किया था? फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला टू कैलकुलेट, फॉर्मूला टू कैलकुलेट वेवलेंथ। वेवलेंथ है, मतलब आप फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड रेडिएशन, ठीक है। ये था, ये वाला पार्ट हो गया था। उसी तरीके से मैंने आपको मोस्ले का एक्सपेरिमेंट समझाया था। मोस्ले का एक्सपेरिमेंट आ जाओ, आ जाएगा, ओके। चलो, उसी तरीके से मोस्ले का एक्सपेरिमेंट भी था, है ना। मोस्ले के एक्सपेरिमेंट में आपको पता है कैसे लिया था मैंने। यहाँ पे न्यूक्लियस है, मैंने यहाँ पे लिथियम मेटल लिया था जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 1s2 2s1 था, और बाद में इस तरीके से लिख दिया। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है ना, मैंने आपको समझा था बहुत बढ़िया तरीके से, है ना। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हाईली बम्बार्डेड है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा वेव फॉर्म में, है ना। इलेक्ट्रॉन आएगा, इस इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, निकाल देगा मतलब ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर के सेल में भेज देगा। मान लो इसने बाहर के सेल में भेज दिया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, ये भी इलेक्ट्रॉन जो आया वो भी दूसरे इसमें चला जाएगा। बाद में ये इलेक्ट्रॉन नीचे आते वक्त क्या करेगा, है ना, ये इलेक्ट्रॉन जो, जब यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हुआ था, है ना, जब वहां पे वैकेंसी क्रिएट हुआ, तो वैकेंसी क्रिएट होने की वजह से वो एटम क्या बन गया, अनस्टेबल बन गया। तो स्टेबिलिटी के लिए, तो स्टेबिलिटी के आपको पता है, ये ऊपर के शेल का इलेक्ट्रॉन नीचे आता है, और नीचे आते वक्त हमने सीखा था, नीचे आते वक्त ये एनर्जी को क्या करेगा, इमिट एनर्जी, है ना, ये एनर्जी इमिट कर देगा। और जो इमिटेड एनर्जी है, दैट वाज नथिंग बट व्हाट, दैट वाज नथिंग बट एक्सरे, दैट वाज नथिंग बट एक्सरे, है ना। यहां तक हमारा पार्ट होगा था, ठीक है। यही इमिटेड एनर्जी को क्या बोलते हैं बेटा, एक्सरे बोलते हैं। और ये एक्सरे ही है ना, ये इसको एक्सरे ही बोला जाता है। ये कुछ अलग टाइप के रेडिएशन है, ये मोस्टली से नहीं बोला था, है ना। ये जो एक्सरे का एग्जिस्टेंस है ना, एक एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सरे बोला था रॉन्टजेन नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने क्या, ध्यान में रखना, द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सरे was proven by रॉन्टजेन, ठीक है, रॉन्टजेन। ज्यादा साइंटिस्ट के बारे में हम केमिस्ट्री में नहीं देखते, लेकिन ये थोड़ा अलग पार्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। चलो, इतना हो गया, लिख लो। आप बोलोगे सर इतना ध्यान में रखना है, तो है ना, पढ़ते रहो, है ना, जितना ध्यान में रहेगा उतना अच्छा है हमारे लिए, राइट। द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सरे वाज प्रूवन बाय रॉन्टजेन। अभी रॉन्टजेन ने एक अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट किया था। अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो यूट्यूब पे जाके आप रॉन्टजेन का एक्सपेरिमेंट देख सकते हो। हमारे लिए केमिस्ट्री में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं नहीं लूंगा। सिर्फ ध्यान में रखना, एक्सरे का एग्जिस्टेंस किसने बोला था, रॉन्टजेन ने। सच में वो कुछ अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट है क्या, है ना। और रॉन्टजेन ने, पता है, रॉन्टजेन ने ये जो एक्सपेरिमेंट है ये अपनी बीवी के ऊपर ही किया था, है ना। बीवी के ऊपर किया था, कैसे, उसने अपने बीवी के हाथ का एक्सरे निकाला था। अगर कुछ लोगों ने स्टोरी पढ़ी तो उनको पता होगा, उसने अपने बीवी के हाथ का एक्सरे सबसे पहले निकाला था। हाँ, वो हाईली एनर्जेटिक रेस थे, इसलिए ठीक है, उसके हाथ को कुछ तो मतलब वहां पे कुछ हुआ था, राइट, राइट, ओके। हर्षवर्धन, हाँ सर, डाउट है, बोलो बेटा। चलो, ये समझ में आया होगा तो आगे बढ़ते हैं। बाकी डाउट वगैरह इससे रिलेटेड नहीं तो उसको सॉल्व कर दूंगा बाद में, ठीक है। मुझे पर्सनल आप व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको आंसर दे दूंगा उस पर, ठीक है,
राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल है, बोहर ने जैसा एक्सपेरिमेंट किया था हाइड्रोजन के बारे में, वैसा ही एक्सपेरिमेंट मोस्टली ने किया। हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को उसने बम्बार्ड किया, और पूरा एक्सपेरिमेंट मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था, ठीक है। और ये जो एक्सरे है उसका एग्जिस्टेंस किसने बोला था? रॉन्टजेन ने बोला था। अच्छा, और इसी का मतलब क्या था? ये सारे एक्सपेरिमेंट का मतलब ये था कि जो भी एनर्जी इमिट हो रही है उसको है ना, उसको एनर्जी है मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी मतलब वेवलेंथ है। मैंने आपको वेव की कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, है ना, वेवलेंथ बोला था, फ्रीक्वेंसी बोला था, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी, लेकिन अभी नहीं लेंगे उसको। और मोस्टली के अकॉर्डिंगली न्यू वाज, है ना, ऐसे था, square root of frequency was directly proportional to z, और अकॉर्डिंग टू मोस्ले ऑल्सो है ना, क्योंकि मोस्ले का एक्सपेरिमेंट है ना, मोस्ले ने अपना एक्सपेरिमेंट बोहर के एक्सपेरिमेंट के साथ कोरिलेट किया था, कंपेयर किया था, और उसी का मतलब था इसमें भी फ्रीक्वेंसी वॉज इन, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड यानी एटॉमिक नंबर, और ये प्रूव हो गया, ठीक है। हमें पता है, मैंने आपको उस दिन एक फॉर्मूला लिख के दिया था। कौन सा फॉर्मूला था रे वो? उसका फॉर्मूला था, है ना, 1/λ, है ना, 1/λ इज इक्वल टू, याद आ रहा है सबको लोगों को, r इंटू जेड स्क्वेयर इंटू 1/n1² माइनस 1/n2 स्क्वेयर, ये था। या हमने इसको फ्रीक्वेंसी में ले लिया था, न्यू वॉज इक्वल टू क्या आ रहा था हमारा? r इंटू सी इंटू जेड स्क्वेयर इंटू 1/n1² माइनस 1/n2 स्क्वेयर। इसमें r क्या पता था, है ना, रेडबर्ग कांस्टेंट, c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, z क्या है? एटॉमिक नंबर, n1 क्या है? लोअर एनर्जी लेवल, है ना, जिसमें जैसे मान लो यहाँ पे मैंने बोला था, है ना, ये वाला, तो ये फॉर एग्जांपल ये हायर लेवल से अगर इलेक्ट्रॉन नीचे आके गिरा, किसमें आया? फर्स्ट में आया, 1 2 3, ये 3 से 1 पे आया, है ना, ये एनर्जी इमिट करेगा। इसका मतलब n1 हमारा 1 है और n2 हमारा 3 है। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन उसने सॉल्व किए। अच्छा, सिर्फ अभी मोस्ले के एक्सपेरिमेंट में थोड़ा उसने क्या किया, यही फॉर्मूला को थोड़ा अलग फॉर्मूला लिखा है। मैंने आपको जो सिनॉप्सिस भेजा है ना, मैंने जो, हाँ, ये कौन, हाँ सर, हाउ एक्सरेज मेक द प्रिंट ऑफ फ्रैक्चर पार्ट। ओके बेटा, वो अलग पार्ट है, हम उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि ना वो बहुत अलग थ्योरी, मुझे इसमें आपको बोलना पड़ेगा। मुझे बोला, एक सवाल है, अल्फा बीटा गामा रेज आपको पता है, तो अल्फा बीटा गामा रेज में सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर किसका है रे? चलो कमेंट करो। ध्यान में रखना, सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर मतलब घुसने की, है ना, घुसने की टेंडेंसी होती है गामा की। किसकी होती है? गामा की होती है। अच्छा, किसी को बहुत कंफ्यूजन लग रहा है तो आज का ट्रिक बहुत बढ़िया है, कुछ ज्यादा ये नहीं है। देखो, आपके पास 3 रेज है मेनली, कौन कौन सी? अल्फा, बीटा और क्या है? गामा। अल्फा, बीटा और गामा। मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ पेनिट्रेशन पावर कैसे ध्यान में रखना है। इसके बाद जिंदगी में कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, हमें पता है ना, क्या पहले आता है? ए आता है पहले, बी आता है कि जी आता है पहले? तो सिंपल है, आपको पता है क्या है ना, ए पहले आता है, उसके बाद बी आता है और उसके बाद जी आता है। मतलब सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर किसका? ध्यान में रखना। पसंद आया क्या? अरे, है ना, ओके। अरे बहुत सिंपल है ना, किसका? एल ए बी जी, है ना, यस, बहुत इजी है। इसके बाद नहीं बोलोगे मुझे पता है, आप नहीं बोलोगे। यस, देखो बहुत इजी है ना। ए पहले आता है, उसके बाद बी, बढ़ा है ना, बढ़ते जा रहा है, ए बी जी। और ध्यान में रखना, आप बोलोगे अच्छा ये पेनिट्रेशन पावर का मतलब क्या है? तो सिंपल है,
मतलब वो जो रेज है वो एनर्जेटिक रेज है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक रेज कौन सी इसमें, तो इसमें ध्यान में रखना पेनिट्रेशन पावर में हम बोल सकते हमने अल्फा रेज को पास किया, ठीक है, अल्फा रेज को पास किया, तो अल्फा रेज अगर मैंने पेपर में से पास की, किसी पेपर है ना, सिंपल अपना पेपर, तो उससे भी रोकी जा सकती है। अल्फा रेज कैन बी स्टॉप बाय यूजिंग अ सिंपल पेपर, ठीक है। लेकिन बीटा रेज अगर पास की, तो बीटा रेज पेपर से तो पास करेंगी, लेकिन उसके अगर मैंने वुड रख दिया तो ये इसके पास नहीं होने वाली। मतलब अल्फा से ज्यादा बीटा की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है। एक सिंपल कागज से हम अल्फा रेज को रोक सकते हैं, लेकिन हम इसको बीटा रेज को कागज से नहीं रोक सकते, हम उसको वुड से रोक सकते हैं। आप बोलोगे गामा का कैसे, तो गामा की अगर बात की मैंने, तो गामा रेज को देखो, ये तो पेपर से पास होने वाले हैं, ये वुड से भी पास होने वाले हैं, लेकिन इसको हम सीमेंट कंक्रीट से रोक सकते हैं। किससे रोक सकते हैं, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, ये क्या है, ये वुड है, ये क्या है ना, थोड़ा इसको इस तरीके से करता हूँ, दिस इज सीमेंट या कंक्रीट बोल सकते हैं। तो कंक्रीट से या किसी दूसरे हार्ड मेटल से हम इसको रोक सकते हैं। मतलब जो जो यस यस वाटर और कंक्रीट, यस हितांशु, वेरी नाइस बेटा। यानी सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर किसका है, सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर गामा का। और मुझे पता है आप भूलोगे नहीं, है ना, बहुत इजीली बोला है मैंने। ए सबसे पहले आता है, बी उसके बाद आता है, और सबसे बाद उसका जी। आप बोलेगे सर इसमें अल्फा बीटा गामा है, लेकिन एक्सरे तो है ही नहीं है। तो एक्सरे की पेनिट्रेशन पावर और गामा रेज की पेनिट्रेशन पावर अराउंड सिमिलर है। केमिस्ट्री ऑफ गामा रेज एंड एक्सरे इज अराउंड सिमिलर। ये पॉइंट लिखते जाओ शॉर्ट में, है ना, मैंने लिख के भी नहीं दिया। तो क्या बोला मैंने, बोला मैंने, हाँ मेटल शिप से रोक सकते, क्या बोला अभी, क्या बोला है ना, गामा रेज की और एक्सरे की पेनिट्रेशन पावर अराउंड सेम है। आप बोलोगे सर इसमें भी बोलो मुझे कि गामा रेज में और एक्सरे में ज्यादा पेनिट्रेशन पावर किसका है, तो गामा रेज का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है, किससे, एक्सरे से। यानी हम कुछ इस तरीके से ऑर्डर लगा सकते हैं इसका, है ना, इसके बीच में मैं ले सकता हूँ अल्फा का तो कम है, बीटा का है, उसके बाद आता है एक्सरे, और उसके बाद आएगा गामा रेज, ठीक है। तो ये वाला पेनिट्रेशन पावर ध्यान में रखो, मोस्टली आपको इसके बारे में पूछा जाएगा, राइट। चलो पेनिट्रेशन पावर का क्लियर हुआ क्या, चलो एक बार मुझे हाँ ना बोलो, मतलब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। चलो तो बहुत इजी है, पेनिट्रेशन पावर ध्यान में रखना, जिसका ज्यादा है गामा का, उसके बाद बीटा, और उसके बाद अल्फा का है। पेनिट्रेशन का पावर मतलब किसी चीज से पास होने की टेंडेंसी, पेनिट्रेशन। जैसे अल्फा को हम सिंपल पेपर से है ना रोक सकते हैं, बीटा रेज को हम पेपर से नहीं, वो पेपर से पास होती, लेकिन पेपर के आगे अगर मैंने, है ना, ये मान लो इसको पेपर से, तो है ना, मेरे पास पेपर भी है, है ना, अल्फा रेज आ गई, अल्फा रेज को रोक सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने अभी बीटा रेज ली, तो ये इससे पेपर से तो पास हो जाएंगी, लेकिन इसके आगे वुड भी है मेरे पास, वुड भी है, ये वुड से, है ना, वुड को सामने रखा, तो ये वुड से पास नहीं होने वाली, ये वुड से पास नहीं होने वाली, ये वुड से पास नहीं होने वाली, है ना। लेकिन गामा रेज लूंगा तो ये पेपर से भी पास होगी, वुड से भी पास होगी, लेकिन आगे अगर मेटल शीट रख दिया या कंक्रीट रख दिया तो ये उससे पास नहीं होगी। ओके ओके ओके, यस ध्रुवकुटे, यस दिस इज द मोस्ट डिटेल स्टडी ऑफ द पीरियोडिक टेबल। यस यस, ट्राई कर रहा हूं कि आपको मैक्सिमम दूं, है ना। यानी कुछ तो हमने, है ना, C3 यानी चवन केमिस्ट्री में, और महाजन सर ने कुछ तो आपको अलग बोलना चाहिए, अच्छा सिखाना चाहिए। मेरा ट्राई होता है कि हर साल खुद में इम्प्रूवमेंट करूं, है ना। देखो मैं ना स्टूडेंट को ही अपना आइडॉल मानता हूँ, है ना। क्यों, क्योंकि आपकी मेहनत देख के, आपका जोश देख के हम कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं हमेशा। मेरा आइडल कोई नहीं, मेरा आइडल स्टूडेंट है, ठीक है। तो आप मुझे ऐसे ही इंस्पायर करते रहो, ठीक है। चलो तो ये तो कहानी हो गई थी, ये इसकी कहानी है। अच्छा, तो उस तरीके से ये है ना, ये अपना एक्सरे, वो रेडिएशन है ना, जो मैंने बोला था ना हाथ में से पास हो सकते, तो उनकी जो पेनिट्रेशन पावर है उसकी वजह से वहां पे हमें आगे इमेज मिल सकता है, ठीक है। चलो इसी तरीके से एक्सरे निकालते हैं, और आपको टूटी हुई हड्डियां सब कुछ दिखाई
पढ़ता है, मतलब एक्सरे का इनोवेशन कितना इंपॉर्टेंट था। आज कुछ भी होने दो, एक्सीडेंट होने दो, कुछ भी होने दो, पहले पेशेंट को एक्सरे निकालने के लिए बोलते हैं, मतलब कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो, तो ज्यादा अभी इसके बारे में नहीं बोलता मोस्टली के बारे में। तो यहाँ पे मोस्टली ने जो बोला था अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी, है ना, ये बोहर थ्योरी के अकॉर्डिंगली था। इसी तरीके से उसने बोला कि ये जो वेवलेंथ का फॉर्मूला है या फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जो बोहर ने बोला था, उसी में उसने क्या किया, थोड़ा एडजस्टमेंट किया। सब लोगों के पास सिनॉप्सिस है, सिर्फ उसने क्या किया, इसी फॉर्मूला का थोड़ा अलग तरीके से लिखा। यहाँ पे 1/λ इज इक्वल टू है आर इंटू जेड स्क्वायर। सिर्फ उसने क्या किया, ये जेड माइनस वन स्क्वायर लिख दिया। आप बोलोगे जेड माइनस वन स्क्वायर क्यों लिखा, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बाकी फॉर्मूला पूरा सेम था, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, पूरा फॉर्मूला सेम है। सिर्फ बोहर के फॉर्मूला में r इंटू जेड स्क्वायर है, इसके फॉर्मूला में r इंटू जेड माइनस वन स्क्वायर है। यानी मैं फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बना सकता हूँ r इंटू सी इंटू जेड माइनस वन स्क्वायर इंटू 1 माइनस n1 स्क्वायर 1 माइनस n2 स्क्वायर। बहुत डिटेल में है, बहुत डिटेल में, इतना डिटेल में मैंने आज तक नहीं लिया था मोस्टली का एक्सपेरिमेंट, ध्यान में रखना। ओके, चलो यहां तक क्लियर है सब लोगों को। अच्छा, आप बोलोगे सर उसने ये जेड की जगह जेड माइनस वन क्यों लिया, जेड की जगह जेड माइनस वन क्यों लिया? क्योंकि हमें पता है जब भी इलेक्ट्रॉन, है ना, देखो लिथियम की बात करते हैं उस दिन की, 1s2 2s1, देखो कैसे, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, बराबर है, अभी यहाँ पे ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन है ना बम्बार्ड, इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, यहाँ का इलेक्ट्रॉन है ना किसी दूसरे इसमें चला गया, आगे चला गया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मतलब यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हुआ, यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हुआ, मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन वहां से कम हुआ, वैकेंसी हुआ, एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ, एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं ना न्यूट्रल एटम में। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन उसने लॉस कर दिया, मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन चला गया, इसलिए क्या आ गया उधर, जेड माइनस वन आया, फिर बाकी पूरी कहानी सेम है। क्यों, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, इसलिए क्या लिख दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, मतलब इसका जेड से एक इलेक्ट्रॉन, है ना, एटॉमिक नंबर से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब जेड माइनस वन बन गया। और ये नया फॉर्मूला बन गया किसका, ये नया फॉर्मूला किसका बन गया, ये फॉर्मूला बन गया मोस्टली का। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट है ना बेटा, उस दिन मैंने लिख के दिया था ना सब कुछ। आर क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट, है ना, 1.1 इंटू 10⁵ पर सेंटीमीटर, है ना। आर क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट, रेडबर्ग, अभी इतना ध्यान में नहीं रहा तो भी चलता है, फॉर्मूला वगैरह, ठीक है, रेडबर्ग कांस्टेंट है। सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट है, सब लोग, है ना, थोड़ा पिछला भी पढ़ते जाओ, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड है। ठीक है, जेड क्या है, जेड इज एटॉमिक नंबर। ठीक है, और यहां से अगर एक इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब यहाँ पे जेड माइनस वन हो जाता है। ये मोस्टली के एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, चलो, हाँ, हाइड्रोजन का कैसे होगा, हाइड्रोजन में ये एक्चुअली, हाइड्रोजन में ये पॉसिबल नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन चला जाने के बाद वो इलेक्ट्रॉन वहां पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन तो ऊपर नहीं है, इसलिए वो जो इलेक्ट्रॉन ऊपर गया है, एक इलेक्ट्रॉन वही फिर से वहां पे आएगा, है ना। और सेम तरीके से आपको रेडिएशन मिलेंगे, लेकिन वो रेडिएशन के बारे में बात किसने की थी, बोहर ने की थी, इसलिए वो वाला एक्सपेरिमेंट हमने पहले लिया है। बोहर का एक्सपेरिमेंट किसके लिए था, सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक सिस्टम, मतलब जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन मोस्टली का एक्सपेरिमेंट बहुत सारे एलिमेंट के लिए था। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, ध्यान में रखना। ओके, ठीक है, पूरी बातें हो गई यहाँ पे। आप बोलोगे सर मोस्टली ने सिर्फ इतना ही बोला है क्या, कि स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड? तो नहीं, मैं आज फिर से आपको डिटेल में दिखाने वाला हूँ कि उसने फॉर्मूला क्या बोला था। ठीक है, देखो फॉर्मूला क्या था। नाउ आते हैं मोस्टली के ऊपर, अभी बोहर का हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बोहर का एक्सपेरिमेंट अगर वो कंपेयर नहीं करता तो आज पता नहीं चलता कि ये क्या है भैया, ये एक्सरे क्या है, ये नए रेडिएशन कौन से मिल रहे हैं और कैसे एक्सपेरिमेंट हो रहा है। ठीक है, तो
ये सारी स्टडी के बाद, सारी स्टडी बहुत सारे एलिमेंट पे मोस्टली ने ऐसे ही बम्बार्डमेंट किए, बहुत सारे एलिमेंट पे बम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, और उसके जो रेडिएशन निकले उसको उसने क्या बोला था, एक्सरे बोला था, है ना। और जो जितने भी अलग अलग रेडिएशन है, मेरा एक सवाल है आपसे, मान लो मोस्टली ने लिथियम के ऊपर स्टडी किया होगा, ठीक है, उसने बम्बार्डमेंट वगैरह किया, वहां से इलेक्ट्रॉन चले गए, ऊपर का इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया, एनर्जी इमिट हो गई, उसको एक्सरे बोल दिया हमने, रेडिएशन, ठीक है। मुझे बोलो, जो रेडिएशन निकलेगा लिथियम से, है ना, जो रेडिएशन निकलेगा लिथियम से, क्या सेम फ्रीक्वेंसी या सेम वेवलेंथ का रेडिएशन निकलेगा क्या मैग्नीशियम से, या सेम रेडिएशन निकलेगा क्या एल्यूमिनियम से? मुझे बोलो जरा, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, निकलेगा क्या? निकलेगा क्या? नहीं, ओके, नो नो नो, ओके, राइट राइट, मतलब जो, हाँ हाँ हाँ, ओके, थैंक यू, सही है, बहुत बढ़िया जा रहे। अच्छा, उसके बाद दूसरा मेरा ये सवाल है, सवाल पे सवाल, क्यों हो सकता है, ये क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे, कि जैसे लिथियम के जो एक्सरे रेडिएशन बाहर निकलेंगी, उसकी जो एनर्जी होगी, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, वो सेम ना होने का रीजन क्या लगता है आपको? ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज प्रोटॉन, हितांशु क्या बोल रहा है, डिफरेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओके ओके, एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट, यस, और सब लोग के आंसर सही है, क्यों? अरे भाई, है ना, क्या, अरे लिथियम में 3 ही इलेक्ट्रॉन है ना, ज्यादा रिपल्शन है क्या? नहीं, लेकिन मान लो मैं उसके नीचे वाला लेता हूँ, सोडियम, देखो कैसे, देखो, मैंने लिथियम ले लिया, लिथियम का क्या है, सिंपल 1s2 2s1 है, मैंने उसके नीचे वाला ले लिया सोडियम, सोडियम का क्या है 1s2 2s2 2p6, सब लोगों को आते हैं, है ना, मतलब लिथियम में क्या है, लिथियम में सिर्फ 2 ही शेल है ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन सोडियम में लिया तो, अरे बाप रे, इसमें तो और एक शेल बढ़ गया है ना, ये 2 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, और ये यहाँ पे 1, यानी क्या सोडियम में ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज है ना, रिपल्शन ऑल्सो, रिपल्शन ऑल्सो इंक्रीजेस, रिपल्शन ऑल्सो इंक्रीजेस, इजी बात है, ज्यादा कुछ अलग नहीं है, जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, है ना, जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, मुझे बोलो, मैंने यहाँ पे ना मोस्टली ने फॉर एग्जांपल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड किया होता, तो इसको ज्यादा रिपल्शन है क्या? नहीं, ये भी इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन जब उसने सोडियम के ऊपर इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया होगा, तो यहाँ पे तो ज्यादा रिपल्शन है, अभी बोल नहीं सकते कि कौन से लेवल पे आके वो उसने कौन सा इलेक्ट्रॉन निकाला, यह हमें कुछ लेना देना नहीं है, वो तो एक्सपेरिमेंटल बातें है पूरी, लेकिन इससे ज्यादा रिपल्शन इधर है, यानी यहाँ से जो एनर्जी इमिटेड जो निकलेगी बाद में, ये इसमें अलग होगी और इसमें अलग होगी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यानी इसका मतलब सारी कहानी कहाँ पे आके रुक जाएगी, सारी कहानी आके रुकेगी इलेक्ट्रॉन पे, और यही तो बेसिस था पूरे एलिमेंट का, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज का, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज का, और मेनली वैलेंस शेल, जितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, उतना रिपल्शन भी ज्यादा, यानी हर हर एलिमेंट का इमिटेड रेडिएशन एक अलग फ्रीक्वेंसी का, एक अलग वेवलेंथ का, एक अलग एनर्जी का होगा, और इसका मतलब जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, दैट आर नॉट पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, that are periodic functions of their atomic number, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, लेकिन न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारी बातें हो गई थी, यस यस यस, मैं अपलोड कर दूंगा लेक्चर बेटा ऋषिकेश, चलो कहानी समझ में आएगा, आना बोलो, मतलब आगे बढ़ता हूं, समझ में आया, यस समझा, ओके, राइट, चलो ओके, बढ़िया है, ओके,
ओके, थैंक यू वेरी मच। चलो स्टार्ट करते हैं फिर, है ना। तो मोस्टली ने बोला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो गए तो इमिटेड रेडिएशन भी चेंज हो जाएंगे, और इमिटेड रेडिएशन की एनर्जी चेंज हो गई। एनर्जी चेंज हो गई मतलब उसकी वेवलेंथ भी चेंज होगी, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी, क्योंकि एक्सरे क्या है, रेडिएशन है, और रेडिएशन है मतलब एनर्जी है, एनर्जी मतलब वेवलेंथ, वेवलेंथ मतलब फ्रीक्वेंसी, सब कुछ है, उसको सब कुछ है ना। यानी इसके बाद उसने बोला कंप्लीटली, एक कंप्लीट रिलेशन देता हूं आपको अभी। उसने बोला के के स्क्वेयर रूट, अभी आते हैं स्टेटमेंट जो 3 दिन से चल रहा है, अभी आते हैं स्क्वेयर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, स्क्वेयर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ square root of frequency of emitted X-ray is directly proportional to the atomic number, और उसने बोला क्या, उसने बोला कि इसी का मतलब है ना स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फॉर्मूला था Z-B। क्या था, आप अभी तक Z ही सीख रहे थे ना, वैसे मैंने सिनॉप्सिस में भी सब लिख दिया, वो क्या है ना, देखो अंडर रूट फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z-B। बी कुछ नया दिख रहा है ना, और ये कंप्लीटली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, यानी न्यू इज इक्वल टू A इंटू Z माइनस B। दिस वॉज द कंप्लीट फॉर्मूला, है ना। दिस वॉज द कंप्लीट रिलेशन बिटवीन व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक नंबर। आप बोलोगे सर यहाँ पे ये तो पता है, ये हमें पता है, स्क्वायर रूट ऑफ और Z पता है। ए क्या है, सिंपल है, ए इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ए इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और बी क्या है, बी आपको सर ने कुछ एक बार एक वर्ड बोला होगा, सिखाया होगा, एंड दैट इज व्हाट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, या उसी को क्या लिखते हैं हम, स्क्रीनिंग बोलते हैं, या उसी को हम शील्डिंग कांस्टेंट बोलते हैं। ये कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ये सब बातें हम सीखेंगे कैसे निकालते हैं। ओके राइट, चलो यहां तक क्लियर है सब लोगों को। ए होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, बी होता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, और स्क्रीनिंग कांस्टेंट पता है हमें, जितने है ना स्क्रीनिंग ज्यादा होते है ना, आप लोगों ने सीखा है, सर ने लिया है मेरे ख्याल से वो कॉन्सेप्ट, है ना, ठीक है। जैसे मान लो है ना, लिथियम में हमें पता है कितने हैं, ये न्यूक्लियस है ना, लिथियम में 2 शेल्स है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है ना, फिर से यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है ना। सोडियम में अभी किया था हम लोगों ने, सोडियम में न्यूक्लियस है, यहाँ पे 1 2 और 3, यानी इधर 2 इलेक्ट्रॉन है ना, और इधर कितने थे, है ना 8 थे, यहाँ पे 8 थे, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, और बाहर था 1। यानी मुझे अगर न्यूक्लियस को इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है तो बीच में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस को अगर इसको अट्रैक्ट करना है तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 1 है ना, कितने 8 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब यहाँ पे स्क्रीन ज्यादा है ना, यहाँ पे स्क्रीन ज्यादा है। ये सारी बातें आपको सर ने सिखाई, ये मुझे पता है, और डिटेल में कैसे है ये सब बात हम लेते हैं, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया, तो दिस वाज द बेसिक ऑफ मोस्लेज एक्सपेरिमेंट। और ये वैल्यू किस पे डिपेंड होती है, इसकी बातें हम बाद में करेंगे, वो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो तो ये वाला पार्ट हो गया। अभी आते हैं व्हाट वेर द कंक्लूजन ऑफ मोस्लेज एक्सपेरिमेंट, है ना, व्हाट वेर द कंक्लूजन ऑफ मोस्लेज एक्सपेरिमेंट। चलो हो गए, मोस्ले के एंड पे आ गए। कंक्लूजन क्या थे, मेरिट्स क्या थे इसके, है ना, क्या थे, ईच एलिमेंट प्रोड्यूसेस एक्सरे ऑफ यूनिक, है ना, यही वर्ड है ना नोट्स में, यूनिक फ्रीक्वेंसी। हर एलिमेंट एक नई फ्रीक्वेंसी को इमिट करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, ठीक है।
हेंस इसका मतलब क्या बोल सकते हैं? हेंस डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट इमिट है ना, या सेम है ना, इसी में हम लिख सकते हैं या बोल सकते हैं कि देखो पहला सेंटेंस क्या लिखा मैंने, ईच एलिमेंट प्रोड्यूसेस एक्स-रे ऑफ यूनिक फ्रीक्वेंसी, यानी इसका मतलब ये होगा, यानी इसका मतलब ये होगा द प्रॉपर्टीज ऑफ, अच्छा प्रॉपर्टीज में कौन सी, दोनों भी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन, अभी तक सब एटॉमिक मास के ऊपर बोल रहे थे, लेकिन इसने बोला कि नहीं, मैंने एनर्जी का स्टडी किया है, मैंने एनर्जी का स्टडी किया है, मैंने वेवलेंथ का स्टडी किया, मैंने फ्रीक्वेंसी का स्टडी किया, और बाद में जितना है ना मुझे पता चला कि नहीं, ये एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड नहीं होता। आपने सोचो, अगर आपने कहीं पे भी एटॉमिक मास का जिक्र नहीं किया, मैंने कहीं पे भी आपको प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बारे में कुछ भी नहीं बोला, मेरा स्टार्टिंग से 2-3 लेक्चर से मेरा जोर किस पे था, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ऊपर था, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सबसे पहले सहन करने वाला कौन होता है एटम में, है ना, बाहर का, बाहर के लोग होते हैं सहन करने वाले, है ना, सबसे पहले, यानी न्यूक्लियस तो बीच में है और बाहर से इलेक्ट्रॉन घूम रहे, तो जो भी पहले इफेक्ट होगा किसी का भी, तो पहले इलेक्ट्रॉन के ऊपर होगा, यानी इलेक्ट्रॉन पहले डिसाइड करेंगे कि किसी को अंदर भेजना है कि बाहर से ही उसको बोलना है बाय बाय, है ना, यानी एटॉमिक नंबर के ऊपर सारी प्रॉपर्टीज डिपेंड होती है, और ये बात उसने प्रूव कर दिया था, और उसने करेक्टली बोला था, है ना, he correctly told that, he correctly told that, he correctly told that what atomic number, atomic number is nothing but number of protons, atomic number is nothing but protons, ये बोला था उसने, ये बोला था, ठीक है। जैसे हमारी फिंगरप्रिंट होती है सब लोगों की अलग अलग, वैसे ही हर एलिमेंट का एक्सरे का रेडिएशन और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अलग अलग होगी, ठीक है, उसकी रेंज होती है, वो आप सब बातें हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में करते हैं, क्या रेंज है वगैरह, ठीक है, ओके चलो, he correctly told that atomic number is nothing but what number of प्रोटॉन, हर एलिमेंट का जो एक्सरे होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, यूनिक होती है, यानी प्रॉपर्टीज फिजिकल एंड केमिकल डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर, और इसी वजह से स्टेटमेंट बना किसका, स्टेटमेंट बना मोस्ले का, स्टेटमेंट बना मोस्ले का, क्या स्टेटमेंट था, यह स्टेटमेंट था व्हाट, और उसी को बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, क्या, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक functions of their atomic number है ना, और ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है ना, ठीक है, और लास्ट में क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, Z increases, frequency of emitted radiation also increases। अरे इतना इजी नहीं होता स्टडी करना, यस। चलो मोस्ले की कहानी समझ में क्या, सब लोग बोलो राइट। चलो तो थैंक यू वेरी मच, इसके आगे बढ़ते हैं। अच्छा समझ में आया क्या फिर, ये था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अच्छा इसमें और क्या बातें हैं, कुछ लोगों का थोड़ा कंफ्यूजन है कि सर ये नोबेल गैसेस कब आए, है ना, तो चलो इसकी बात करते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ मतलब मोस्ले के एक्सपेरिमेंट के बाद ये सारी बातें प्रूव होगी कि एटॉमिक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद ध्यान में रखना उसने क्या किया, मोस्ले ने मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में, मेंडेलीव के पीरियड है ना, किसमें, मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में 1 to 8 है ना, 8 था ना, ये 7 है,
और ये 8 है। ठीक है, जो मेंडेलीव का पीरियड टेबल है उसने 1 to 7 को क्या किया था, फिर से ए और बी कैटेगरी में डिवाइड किया था, है ना, और बाद में 8 ग्रुप को ऐसे ही रखा था जिसमें आयरन, कोबाल्ट, निकेल आ रहे थे। बराबर है, ठीक है। चलो ये बातें हो गई थी हमारी। उसने क्या किया, किसने, मोस्ले हैव इंसर्टेड one more group and that group is called zero group। क्या बोलते थे उसको, जीरो ग्रुप। उसने एक जीरो ग्रुप बना के रखा था कि इसमें हो सकता है कुछ अलग प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट आ जाए, इसलिए उसने जीरो ग्रुप नाम का भी एक है ना ग्रुप बना दिया। और आप बोलेंगे हाँ सर मुझे पता है इसमें अभी हेलियम है, नियॉन है, बाद में नोबेल गैसेस डिस्कवर हुए और हेलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन जितने भी है ना, जो भी नोबेल गैसेस थे, these gases है ना, these noble gases are introduced in this modern periodic table by बहुत खूबसूरत नाम है, रैमसे। क्या नाम है, किसने से, रामने से, किसने से, रैमने से। राम ने कहा, इसके नाम में ही है, राम से है ना, राम से। किसने इंट्रोड्यूस किए थे, राम से है ना। यस इनर्ट गैस फाउंडर, यस वेरी गुड। कितना बढ़िया नाम है, राम से। राम ने कहा कि इसको इंट्रोड्यूस करो। ठीक है, ओके, समझ में आया यहाँ तक, क्लियर है सब लोगों को, राइट। अच्छा, मतलब इसमें टोटल कॉलम कितने हो गए, टोटल कॉलम देखो ना कितने, ये 8 है और ये कितने हो गए, 9। यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 9 कॉलम्स थे, और अब 7 पीरियड थे ना, ये तो पहले से ही। पीरियड के बारे में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा खोज किसकी की गई, कॉलम की। और इसलिए हम भी प्रॉपर्टीज, हम एलिमेंट भी कैसे याद करवाते हैं आपसे, हम कॉलम वाइज यानी ग्रुप वाइज आपको एलिमेंट याद करवाते हैं। ठीक है, ये सारी बातें है। ठीक है, राइट। तो ये पूरी कहानी हो गई इसकी। और मुझे लगता है बाद में जो भी डीमेरिट थे वो सॉल्व हो गए, क्यों, है ना। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को। चलो यहाँ तक हो गया था हमारा, राइट। ओके, शायद यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को। मोस्ले का एक्सपेरिमेंट यहाँ पे खत्म हो रहा है, और तो बहुत खूबसूरत तरीके से, शानदार तरीके से मैंने आपको मोस्ले के एक्सपेरिमेंट की वजह से बहुत बातें सामने आ गई। इमिशन क्या होता है, क्या नहीं होता है ना, कैसे कोई एनर्जी इमिट होती है, किस तरीके से होती है, ये बातें आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में इतनी हेल्पफुल होगी कि आप बोलोगे सर बस पता है हमें, ये तो पता है ना कैसे इमिशन वगैरह होता है, उसमें हमें ज्यादा डिटेल में ये बोलने की जरूरत नहीं है, तो वो जाया नहीं जाएगा। इतना टाइम हमने मोस्टलो को दिया है। आप किस कौन से भी क्लास है ना, हम थोड़े ऐड करते हैं हमारी, आप कोई भी क्लास में जाओ और पूछो कि आपको ये कितना लिया है इसका पार्ट। मैं आपको चैलेंज देके बोलता हूँ, केमिस्ट्री में इतना कभी भी नहीं बोलते कि क्या है ये, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसे है, जेड से रिलेटेड वगैरह कुछ भी नहीं बोलते, है ना। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत कोशिश की है डिटेल में पढ़ाने की। हो सकता है इसमें आपको थोड़ा ना समझा हो, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जो पार्ट नहीं समझा उसको, आप वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे हमारे, सब मैंने आपको लिंक भेज दिए हैं, उस पर जाके आप उतना पार्ट देख सकते हो। मतलब आपको जितना आपका काम का है पार्ट, आप उतना देख सकते हो। ठीक है, चलो, तो देयर वो C3 इज बेस्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच। होपफुली आपको एंजॉय, आपने सोचा नहीं होगा कि 10th के बाद ऐसे माहौल में जाएंगे, है ना, ऑनलाइन के माहौल में जाएंगे, है ना, ऐसे टीचर के सामने जाएंगे जो कि अभी मिले भी नहीं है, लेकिन उससे सीख रहे हैं ना। यस, अरे मैंने डाल दिया ना, लिंक भी भेज दी, मैं आपको पर्सनल या ग्रुप पे लिंक आपको भेज दूंगा। ठीक है, चलो ओके। और हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन का मेरे ख्याल से मेरे पास 10 मिनट है, चलो थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। ध्यान में रखना, सबसे लास्ट हिस्ट्री में आते हैं, लास्ट हिस्ट्री में, एंड दैट इज कॉल्ड एज लॉन्ग फॉर्म और
एक्सटेंडेड फॉर्म और प्रेजेंट फॉर्म तीन नाम ऑफ पीरियोडिक टेबल। आप बोलोगे सर इतना डिटेल में, मैं सच में बोल रहा हूं, मेरा विश्वास कीजिए, मैं इतने डिटेल में क्लासिफिकेशन को नहीं लेता था। क्यों? क्योंकि ना बहुत लोग ऐसे मानते हैं, केमिस्ट्री वाले ही टीचर्स ऐसे मानते हैं, या मैं भी वैसे ही मानता था। मैं हमेशा सच बोलने की कोशिश करता हूँ, कोशिश मतलब सच ही बोलता हूँ, कि बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि अरे ये ना ये कुछ ज्यादा काम का नहीं है ना, सिर्फ बोल दो कि मोस्टली ने क्या किया, हाँ इसने क्या किया, उसने क्या किया। लेकिन मेरा मानना ये है, मैं हो सकता हूँ या सर है या हमारे स्टूडेंट है, हमारे स्टूडेंट या हमको, सब लोगों को नॉलेज जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी बात है। क्यों? मान लो किसी ने मुझे सवाल पूछ लिया कि सर हाँ ये आ गए एलिमेंट, ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया निमोनिक बोल रहे हैं, लेकिन ये आए कैसे, एक बार हमें समझा दो। तो आप झट से बोलोगे अरे पहले लेवोजियर आया, उसके बाद ये आया, वो आया है ना, डिसएंकोर्डाइज है ना, प्राउट आया, सब 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 आप बोलोगे यार ये ऐसे आया अभी का प्रेजेंट फॉर्म, एक्सटेंडेड फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म, सेम नाम, लॉन्ग फॉर्म, एक्सटेंडेड फॉर्म और प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। और है ना अभी तक बहुत लोग ये भी बोलते हैं, इतने भारी लोग हैं, कुछ लोग ये भी बोलते कि नहीं ये मोस्टली का पीरियोडिक लॉ है आज का जो हम देख रहे हैं। अरे नहीं, उनको बोलो मोस्टली का काम क्या था, सिर्फ बोलना कि एटॉमिक नंबर के ऊपर प्रॉपर्टी डिपेंड होती है। लेकिन है ना, बोलने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन किसी चीज को सजाने वाले कुछ अलग हाथ होते हैं। वैसे सजाने का काम, आर्किटेक्चर का काम 4 लोगों ने मिलकर किया था। सब लोगों के एक्सपेरिमेंट देख लिए, अपना खुद का कुछ कंट्रीब्यूशन डाल दिया, और देयर वर 4 साइंटिस्ट जिनके नाम मैंने सिनॉप्सिस में सब कुछ है, बोहर, बरी, है ना, रैंग, एंड लास्ट वॉज वर्नर। वर्नर को ध्यान में रखना, वर्नर बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, बोहर और वर्नर का बहुत है हमारे केमिस्ट्री में। ठीक है, चलो। तो किसी ने पूछा कि आज का प्रेजेंट फॉर्म किसने बनाया है, तो ये मत बोलना मोस्टली ने बनाया है, सबको बोलना ये 4 लोगों ने मिलकर आज का पीरियोडिक टेबल वेल अरेंजमेंट कैसे किया है, तो ये 4 लोगों का उसमें हाथ है, ये 4 लोगों का उसमें हाथ है। तो आप बोलोगे सर अच्छा ये 4 लोग है, तो ये 4 लोगों ने मिलकर कैसे बनाया? मैं आपको स्क्रीन कल शेयर करके वो भी दिखा दूंगा, ध्यान में रखना। मैं बोहर का भी आपको पीरियोडिक टेबल दिखा दूंगा, मैं बरी का भी दिखा दूंगा, मैं वर्नर का भी पीरियोडिक टेबल आपको दिखा दूंगा। लेकिन सबसे पहले आज बात करते हैं बोहर और बरी ने क्या किया था। तो बोहर और बरी का कंट्रीब्यूशन क्या था? बोहर और बरी का कंट्रीब्यूशन था, है ना, he used the concept of arrangement of electrons. That is what that you called it as इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत लोगों ने असाइनमेंट किए थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, मुझे पता है ना, उन्होंने पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थे। अच्छा, आज का जो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है वो ध्यान में रखना, वो अबव प्रिंसिपल के ऊपर बहुत बेस्ट करता है। अभी अबव प्रिंसिपल क्या है मुझे पता है, आप लोगों ने सीखा है, वो जो n+l की वैल्यू होती है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम, सब सीखा है आपने, सब सीखा है, मुझे पता है ना। तो ध्यान में रखना, अगर किसी ने बोला कि बोहर और बरी ने क्या किया, बोहर बरी ने क्या किया, तो उसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर ध्यान दिया। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मेनली रूल सबसे पहले किसने बोला था? That was about principle। ठीक है, चलो। आप बोलोगे सर बोहर बरी का तो हो गया, रैंग ने क्या किया? रैंग ने क्या किया? He divided elements into 4 categories,
अब आप बोलोगे ये 4 कैटेगरीज कौन सी थी? 4 कैटेगरीज कौन सी थी? तो पहली कैटेगरी थी उसकी कौन सी? फर्स्ट कैटेगरी वॉज, है ना, हाई मेल्टिंग पॉइंट एलिमेंट, है ना, जितने भी हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले एलिमेंट हैं उनको एक ग्रुप में रखा। दूसरा ग्रुप लो मेल्टिंग पॉइंट एलिमेंट को रखा, लो मेल्टिंग पॉइंट एलिमेंट को। तीसरे ग्रुप में स्ट्रांगली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। और ऑब्वियसली फोर्थ ग्रुप बनेगा किसका? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट। ये रैंक का वर्क है। रैंक का क्या किया उसने? देखा कि मेल्टिंग पॉइंट किसके ज्यादा है, उसको एक ग्रुप में रख दो। मेल्टिंग पॉइंट किसका कम है, उसको एक ग्रुप में रख दो। ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, उसको एक ग्रुप में रख दो। जो ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है उसको एक ग्रुप में रख दो। मतलब 4 टाइप के ग्रुप उसने बनवाए थे। ठीक है, ओके। चलो, बोहर बरी का हो गया रैंक। 3 मिनट है हमारे पास। ओके, बोहर बरी का हो गया, रैंक का हो गया। लास्ट में बात आती है वर्नर की। वर्नर ने क्या किया? वर्नर तीसरे भाई साहब, है ना, चौथे भाई साहब, लेकिन इसमें बोहर बरी का सेम वर्क था। वर्नर ने क्या किया? वर्नर बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। वर्नर ने क्या किया? फर्स्ट टाइम, और हम बोल सकते हैं सीधे, ही गिव्स मॉडर्न लुक टू पीरियोडिक टेबल। खूबसूरती अगर किसी ने दी है, खूबसूरती अगर किसी ने दी है तो वर्नर ने दी है। खूबसूरती अगर किसी ने दी है तो वर्नर ने दी है पीरियोडिक टेबल को, है ना। खूबसूरती, मॉडर्न लुक, है ना, मॉडर्न लुक, है ना। और पहली टाइम उसने क्या किया? ट्रांजिशन एलिमेंट यानी ट्रांजिशन मेटल एंड रेयर अर्थ, पता है ना, लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड। रेयर अर्थ एलिमेंट को क्या किया? एलिमेंट्स हैव सेपरेटेड, है ना। उसने पहली बार क्या किया? ट्रांजिशन मेटल को और रेयर अर्थ एलिमेंट को सेपरेट बना दिया। और आज हमें पता है किस तरीके से एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है और ए ब्लॉक है ना, ट्रांजिशन, या आप इनर ट्रांजिशन भी बोल दो। तो ये सारी बातें हैं। तो सब लोगों ने मिलके एक आज का हमारा नया बढ़िया सा पीरियोडिक टेबल हमारे सामने रख दिया। तो ये पूरी कहानी है। अभी तो बचा है थोड़ा, है ना, प्रेजेंट फॉर्म की थोड़ी बातें बची है, बाकी है छोटी छोटी बातें। मैं आपको कल कुछ हमें और ज्यादा 20-25 मिनट लगेंगे और उसमें हमारा हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको एक क्विक रिवीजन दे दूंगा, है ना, स्क्रीन शेयर करवा के। मेरे पास पूरा वो सिनॉप्सिस है, मैं आपको क्विक रिवीजन 15 मिनट में दे दूंगा। मतलब कुछ भी क्वेश्चन आने दो, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन के ऊपर, आप उसके जवाब दे पाओगे। तो होपफुली आपने आज का भी लेक्चर एंजॉय किया होगा, ऐसी आशा करता हूँ। और अच्छा देने की कोशिश करूंगा कल। ओके, चलो, तो फिर से कल एक रिवीजन होगा इसका और बाद में हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन खत्म होगा। तो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, गुड डे, है ना। चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय।